नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी से सियासी दुश्मनी का दिखावा और पर्दे के पीछे बीजेपी से ही डील करने का दावा। आज भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की पोल खोल दी। इंडियन पॉलिटिक्स के आज ऐसे ऐसे सीक्रेट खुले कि मोदी विरोधी बड़े बड़े नेता चौंक गए होंगे। अजीत पवार ने 40 साल से जो राज सीने में दफन कर रखा था वो पब्लिक को बता दिया। शरद पवार ने सोनिया गांधी का विरोध किया और फिर मंत्री बनने और बनाने के लिए सोनिया से ही डील कर ली। शरद पवार ने बीजेपी का विरोध किया और फिर बीजेपी से ही एडजस्टमेंट शुरू कर दी। शरद पवार के सबसे खास थे उनके भतीजे अजीत पवार। ये वही अजीत पवार हैं जिन्हें शरद पवार ने ट्रेन किया, लेकिन कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। ऐसे समझिए पवार का परिवार और पार्टी आज दोनों आधिकारिक तौर पर टूट गई। चाचा हार गए हैं, घरेलू मैच में भतीजा जीत गया है। और सिर्फ हार जीत नहीं हुई है, पवार ने किस नेता से क्या डील की, किस पद के लिए समझौता किया, किसको आगे किया, किसे हराया, किसे डराया, किसे गिराया और किसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, ये सारे पॉलिटिकल किस्से आज खुल गए। सुनिए शरद पवार की पॉलिटिकल कहानी अजीत पवार की जुबानी। अजित पवार के 56 मिनट। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा शरद पवार के 56 साल का पॉलिटिकल करियर। अजित पवार ने 56 डायलॉग मारे। तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्या, त्या आशीर्वादाला निश्चितपणे 56 बार शरद पवार का नाम लिया। सगळ्यांचे मला त्या ठिकाणी निरोप पाठवता आले नाही, परंतु मित्रांनो भतीजे और चाचा के बीच लड़ाई के पहले राउंड का नतीजा आम्ही सगळ्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कामाला सुरुवात केली, जीवाचं रान केलं। हारा चाचा, जीता भतीजा। अजितदादा संघर्ष करो, महाराष्ट्राचा एकच वादा। और से देखिए अरे महाराष्ट्राचा एक भतीजे ने चाचा के पॉलिटिकल करियर के कितने सीक्रेट खोल दिए। मेरा चाचा पावर हंग्री है। चाचा सिर्फ सत्ता देखता है। परिवार में भी चाचा केवल बेटी को देखता है। चाचा ने परिवार में भी खेल किया। मैं भतीजा हूं तो मेरा क्या कसूर। चाचा 82 साल का हो गया। चाचा रिटायर ही नहीं होता। चाचा ने मुझे बार बार ठगा। चाचा 45 साल तक छलता रहा। मैं फिर भी चाचा का सगा बना रहा। चाचा ने मुझे सीएम नहीं बनने दिया। चाचा ने सोनिया गांधी को गाली दी और सोनिया से ही समझौता कर लिया। चाचा खुद केंद्र में मंत्री बन गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस को दे दी। मैंने चाचा को देवता माना। चाचा के कहने पर शपथ ली। चाचा के कहने पर इस्तीफा दिया। चाचा ने ही मुझे विलेन बना दिया। मैंने सिर्फ चाचा की सुनी। चाचा ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने चाचा के कहने पर सारा काम किया। चाचा ने मेरे कहने पर एक काम नहीं किया। मैं हाथ जोड़ता हूं, चाचा जिद छोड़ दे। 2 मेला त्याच्या आधीच्या मीटिंग मध्ये की आता मी राजीनामा देतो आणि मी संस्था बघतो। त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो। ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लभाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो। तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक। त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा। राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही। किसने सोचा था कि मुंबई में इस तरह से, इस भाषा में, पब्लिक के बीच में परिवार का ही एक आदमी शरद पवार को जवाब देगा। आदरणीय अजीत दादा तुम आगे बढ़ो। अरे अजीत दादा तुम आगे बढ़ो।
अजित पवार ने बिल्कुल यही किया। परिवार के अंदर के आदमी ने शरद पवार की पॉलिटिक्स की सिलाई खोल दी। शरद पवार 2024 की पॉलिटिक्स इमोशन पर करने निकले हैं। सुप्रिया सुले उसी इमोशन को भुनाना चाहती हैं। अजित पवार ने पहले ही भाषण में उस इमोशन पर चोट कर दी। एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। सियासत के अखाड़े में अजित पवार ने शरद पवार को पटक दिया। भतीजे ने चाचा के बिसात गिरा दी। अगं सुप्रिया, आपण एका घरातली एका कुटुंबातली आहोत, लहानाची मोठे झालोत। काहीतरी सांग, ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं। असा कसला हट्ट आहे? 56 मिनट वाले 56 डायलॉग ने शरद पवार की 56 साल की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया। ये ब्रेक अगर 24 में नहीं हटा तो शरद पवार के पॉलिटिकल करियर का द एंड हो जाएगा। शरद पवार कहते हैं कि वो फिर से पार्टी खड़ी करेंगे। 82 साल की उम्र में वो भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। जो लोग अब भी ये सोचते हैं कि अजित पवार की बगावत शरद पवार की कोई गोगली है या शरद पवार का कोई मास्टर स्ट्रोक है, वो अजित पवार को गौर से सुन लें। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललं हे? कशा करता चाललं हे? का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? शरद पवार अब भी गुगली फेंक रहे हैं। वो पिच टर्न होने का वेट कर रहे हैं। अजित पवार ने शरद पवार को यॉर्कर पर यॉर्कर मार दिए। भतीजे को जो करना था उसने 4 घंटे में करके दिखा दिया। शरद पवार की पार्टी हिल गई, शिंदे की पार्टी हिल गई। महाराष्ट्र में एक बीजेपी ही स्थिर है। अजित पवार के पास एनसीपी के 53 विधायकों में से 40 विधायकों की चिट्ठी है। उनके कैंप में 35 विधायक पहुंचे। शरद पवार के कैंप में सिर्फ 13 विधायक पहुंचे। एक विधायक जेल में है। बचे हुए विधायक तय नहीं कर पा रहे कि किधर जाने में फायदा है। शरद पवार के कैंप में भीड़ ज्यादा है, विधायक कम हैं। अजित पवार के कैंप में विधायक 3 गुना ज्यादा हैं। भतीजे के पास अगर 20 से कम विधायक होते तो शरद पवार का अपर हैंड रहता, मगर अजित पवार ने नंबर जुटा लिए। यहां से लीड अजित पवार के पास है। मुंबई से अब वो बारामती की ओर कूच करेंगे। आपला राष्ट्रीय पक्ष आता राज्याचा पक्ष झालाय। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। मी तुम्हाला सांगतो, हे जे काही तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने मी केलंय, नेत्यांच्या मदतीने केलंय, त्यामध्ये 2024ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे, तो आकडा कुठल्याही परिस्थितीत पुढे घेऊन आम्ही जाणारच। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याचा फोटो माझा।
त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही. त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खणखणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण लावून टाका त्या ठिकाणी फोटो दाखवा खरं. देश का नेता कैसा हो? शरद पवार 36 मिनट बोले. 36 मिनट में पवार ने अजित पवार का नाम मुश्किल से 6 बार लिया और कम से कम 30 बार नरेंद्र मोदी पर अटैक किया. सुप्रिया सुले ने अपना टारगेट अजित पवार पर रखा. सुप्रिया ने पिता के अपमान का बदला लेने की कसम खाई है. सुप्रिया सुले इस लड़ाई को इमोशन पर ले जाना चाहती हैं. कार्यकर्ताओं से वो कहती हैं कि पवार मेरे पिता हैं तो आपके भी पिता समान हैं. विरोधात आपल्याला लढायचंय की राष्ट्रवादीचा अक्षरशः चेहरा कोण? शरद पवार. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या पण गंमत अशी आहे त्या बॅनरवर पण शरद पवारच आहे. परिवार की लड़ाई मुंबई तक आई. यहां से ये लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में फैलेगी. लोकसभा की 48 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें दांव पर होंगी. ये दोनों चुनाव 2024 में होने हैं. महाराष्ट्र में 24 की लड़ाई धमाकेदार होगी. उसे लीड कौन करेगा? 82 साल के शरद पवार या 63 साल के अजित पवार? 62 साल के उद्धव ठाकरे, 59 साल के एकनाथ शिंदे या 52 साल के देवेंद्र फडणवीस? महाराष्ट्र की बड़ी पिक्चर क्या है? अजित पवार ने शरद पवार की सुपारी ली है, सुप्रिया सुले ने अजित पवार की सुपारी ली है और शरद पवार नरेंद्र मोदी की सुपारी लेकर घूम रहे हैं. सवाल यह है कि क्या पवार का वो कद बचा है कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे सके? इसका सिंपल जवाब है नहीं. महाराष्ट्र में पिछले 9 साल में हुए 3 बड़े चुनावों के डेटा उठाकर देख लीजिए. चाचा और भतीजा साथ थे तब भी एनसीपी 17% वोट शेयर वाली पार्टी थी. 2014 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 17.2% वोट मिले. तब उसके 41 विधायक जीते थे. 2019 के लोकसभा चुनावों में एनसीपी को 15.7% वोट मिले थे. उसके 4 सांसद जीते थे. 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 16.7% वोट मिले और एनसीपी के 54 विधायक जीते. नंबरों से साफ है कि शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में 1/4 की भी पार्टी नहीं है. लेकिन पावर पॉलिटिक्स करके पवार ने खुद को हमेशा रिलेवेंट बनाए रखा. भतीजे की बगावत ने शरद पवार की वो रिलेवेंस खत्म कर दी है. महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए यहां से आगे खुला मैदान है. बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल 2 हाफ. कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है. मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं. जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है कोई ज़रूरत नहीं थी. पूरा बहुमत उनके पास था. 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की. फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया. उनका बार्गेन पावर ख़त्म कर दिया. आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ. उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी 2 हाफ है. एक डाउटफुल 2 हाफ ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है. चाचा और भतीजे की लड़ाई में स्कोर काउंट का मैटर ही नहीं रहा. भतीजे ने डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले ही चाचा को आउट कर दिया. 30 जून को एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई. प्रफुल्ल पटेल ने कार्यकारी अध्यक्ष होने के अधिकार से बैठक बुलाई. उसी बैठक में शरद पवार को पद से हटाने का प्रस्ताव पास किया गया. 40 विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों ने दस्तखत किए. शरद पवार को हटाने की चिट्ठी उसी दिन चुनाव आयोग को भेज दी गई.
अजित पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। चुनाव आयोग ने कंफर्म किया है कि उसे अजित पवार कैंप की चिट्ठी मिल गई है। एक चिट्ठी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने भी भेजी है, जिसमें 9 विधायकों की शिकायत की गई है। याद कीजिए 2017 अखिलेश यादव ने इसी तरह मुलायम सिंह यादव को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। किरण मोयनंदा ने समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष के अधिकार से मीटिंग बुलाई थी। अजित पवार के लिए वही काम प्रफुल्ल पटेल ने किया। टेक्निकली देखें तो एनसीपी पूरी की पूरी अजित पवार की है। वो अध्यक्ष हैं और घड़ी का निशान भी अजित पवार का हुआ। चाचा के लिए एक लिहाज बचा था, आज वो भी खत्म हो गया। खेड्याला शपथविधीला गेलो। नरेंद्र मोदी साहेब मला ओळखतात, मी त्यांना ओळखतो। त्याच्यावर ते म्हटले की अजित जी कैसे हो, क्या हो, साहब की कैसी तबीयत है। त्यांनी बाकीच्यांशी पण बोलले, भुजबळ साहेबांशी बोलले। आम्ही स्वतः बघत होतो टीव्हीला, अजूनही पूर्वीची क्लिप असेल तर दिसेल। जर आम्ही त्याच्यामध्ये त्यांच्याबरोबर जायचं नव्हतं तर आम्हाला का पाठवलं? तो फिर शरद पवार के पास बचा क्या है? शरद पवार के पास फेस है, साथ में गिने चुने नेता हैं। मराठा वोट के लिए शरद पवार और अजित पवार में टक्कर होगी। परिवार को देखें तो सुप्रिया सुले और रोहित पवार अब भी सीनियर पवार के साथ हैं। शरद पवार के पास पुणे और सतारा में सपोर्ट है। अजित पवार का दावा पूरे मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र पर है। अनिल देशमुख पवार के साथ हैं। पुणे के ताकतवर मराठा नेता दिलीप वलसे पाटिल अजित पवार की साइड हैं। शरद पवार के साथ फौजिया खान हैं। अजित पवार की तरफ हसन मुशर्रफ हैं। जयंत पाटिल शरद पवार की ओर हैं। नासिक के ओबीसी नेता छगन भुजबल, विदर्भ के आदिवासी नेता धर्मराव अंतराम और लातूर के दलित नेता संजय बंसोड़े अजित पवार की ओर हैं। शरद पवार को उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने आज इतनी गालियां दे दी जितनी आज तक किसी ने नहीं दी थी। शरद पवार ने जिनको आगे बढ़ाया, जिनको सरकार में भेजा, मंत्री बनाया, वो भी शरद पवार के खिलाफ हो गए। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है, उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाही आहे। सुप्रिया सुले इस पर इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा इमोशन नहीं चलता। 24 के चुनाव में अभी 9 महीने की देर है और इतना लंबा वक्त किसी भी इमोशन को हवा में उड़ा देने के लिए काफी है। चैलेंज अजित पवार के लिए भी कम नहीं है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में अजित पवार को अपने लिए स्पेस बनाना है। उनके पास अनुभव है, लेकिन विधायक 40 ही हैं। एकनाथ शिंदे के पास भी 40 ही विधायक हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस 105 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं। एकनाथ शिंदे को भी आज अपना भविष्य अधर में दिख रहा होगा। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हुआ तो शिंदे की कुर्सी छिन सकती है। शिंदे से भी ज्यादा दिक्कत शिंदे के लोगों को होगी। अगर फैसला खिलाफ हुआ तो उनका क्या होगा? एकनाथ शिंदे की जगह अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने का दांव बीजेपी नहीं खेलेगी, क्योंकि इससे इमेज पर धक्का लगेगा। बचे फडणवीस तो बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के अनुशासन से बाहर फडणवीस कहीं नहीं जाने वाले। मुंबई में मीटिंग चल रही थी। अजीत पवार और शरद पवार के बीच लड़ाई चल रही थी। घड़ी किसके पास रहेगी, यह फैसला हो रहा था। तब नई दिल्ली में वक्त हुआ था एक अपॉइंटमेंट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बड़े पावरफुल नेताओं की मुलाकात हुई, और यह मुलाकात सिर्फ 2 बड़े पावरफुल नेताओं से नहीं, बल्कि 2 बड़ी पार्टियों के चीफ से हुई। एक मुलाकात करीब 45 मिनट चली, अगली मुलाकात भी आधे घंटे से ज्यादा चली।
कल एक बड़ा फैसला होगा और हो सकता है कि कल ही नरेंद्र मोदी की पार्टी एक दूसरी बड़ी पार्टी से प्री पोल अलायंस डिक्लेयर कर दे। शरद पवार जैसे नेता कहते थे कि मोदी से दोस्ती करने में नुकसान है, मोदी की पार्टी से अलायंस करने में घाटा हो जाएगा। आज उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो पार्टियां पटना में मिल रही थीं, जो नेता बंद कमरे में मीटिंग्स कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में लाइन लगाए खड़े हैं। बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र से पूरे राष्ट्र को स्पष्ट संदेश मिला है। 2024 के लिए 24 घंटे मोदी मोदी का नारा ही सेलेक्ट हुआ है। एक तरफ वो होंगे जो मोदी संग मोर्चा बनाएंगे, दूसरी तरफ वो होंगे जो मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद जब एक साथ एनडीए, यूपीए और अन्य की टैली स्क्रीन पर आएगी तो उस टैली में बीजेपी प्लस के खाते में कितना होगा, कांग्रेस प्लस को कितनी सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, सबका कैलकुलेशन अभी से हो चुका है। और इसका हिंट महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की फाइट देखकर मिला है। अजीत पवार और सुप्रिया सुले की लॉबी तो पूरी तरह से अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। अजीत पवार मोदी के संग लड़ेंगे, सुप्रिया सुले मोदी विरोधी गठबंधन के संग आगे बढ़ेंगी। पहले अजीत पवार के बयान को डिकोड करते हैं। अजीत पवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा 24 में मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, मोदी के खिलाफ सारे प्रयोग फेल होंगे, सारे गठबंधन टूटेंगे, 24 में मोदी ही जीत कर लौटेंगे। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शिवाय 2024 मध्ये पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार, सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, ते म्हणले सभेमध्ये आले होते सगळे मीटिंग मध्ये, परंतु काहीतरी घडलं। केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही मुख्यमंत्री तिथे बसले होते, काहीतरी त्यांचं फिसकटलं, दोघेही बाहेर निघून गेले, ट्विट केलं, ते ट्विट तुम्ही आम्ही बघितलं, झालं तिथंच फुसकाबार निघाला। त्याच्यानंतर स्टॅलिन जेवायला पण थांबले नाही, ते जेवले, पत्रकार परिषदेला थांबले नाही, ते निघून गेले। मित्रांनो, असं सगळ्यांचं कडबुळं घेऊन देश चालू शकत नाही। एकदा बघितलंय जनता पक्षाच्या काळामध्ये, देश नाही चालला। पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग में क्या हुआ और 24 में क्या होगा, अजीत पवार ने 2 मिनट में बता दिया और क्लियर इंडिकेशन दिया कि वो मोदी के साथ हैं, 24 में भी साथ हैं, 29 के बाद भी साथ हैं। अंदर की खबर क्या है? खबर है अजीत पवार ने बीजेपी से 10 साल की डील कर ली। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 90 सीटों का फॉर्मूला बता दिया है। यानी यह शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म अलायंस है। महीने, 2 महीने, 4 महीने का नहीं, अगले 3650 दिनों यानी नेक्स्ट 10 इयर्स का प्लान है। शरद पवार के पास फिलहाल अपने भतीजे का काउंटर नहीं है और ना ही उनके पास संख्या बल है। इसीलिए सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों ने उसमें बीजेपी फिट किया और मोदी पर अटॅक किया। ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉम्पेरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। त्याच्यामुळे माझा आज आरोप आहे भारतीय जनता पक्षावर, या देशामध्ये सगळ्यात करप्ट पार्टी कुठली असेल? अजीत पवार मोदी को 24 के लिए राइट चॉइस बता रहे हैं। सुप्रिया सुले भी मोदी को ही निशाने पर ले रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शरद पवार के खेमे को अंदाजा लग गया है कि अजीत पवार का बीजेपी से हाथ मिलाने का मतलब ही यह हुआ कि 24 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को, खास तौर पर मोदी को बम्पर फायदा मिलेगा। इसे रीजन वाइज समझिए। पश्चिमी महाराष्ट्र रीजन में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें हैं और 288 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें हैं। इस रीजन से एनसीपी के 3 सांसद हैं
यानी सुप्रिया सुले बारामती से, अमोल कोहले शिरूर से और श्रीनिवास पाटिल सतारा से। जिस बारामती से सुप्रिया सुले सांसद हैं, उसी बारामती से अजीत पवार 7वीं बार विधायक बने हैं। और इस रीजन में मराठा वोट बैंक की फैक्टर है और इसे एनसीपी का गढ़ भी कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री से आने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट और पश्चिमी महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार एक मजबूत मराठा चेहरा हैं। मराठा समाज में उनकी वैल्यू एकनाथ शिंदे से भी ज्यादा है। इस रीजन में बीजेपी को शिंदे के बाद पवार का साथ मिलने से मराठाओं के बीच पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी ऐसे कई जिले हैं जहां बीजेपी और एनसीपी के बीच डायरेक्ट टक्कर होती आई है, लेकिन अब अजीत पवार गुट के साथ आ जाने के बाद 2024 में पश्चिमी महाराष्ट्र में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 60 सीटों का पॉलिटिकल इक्वेशन बिल्कुल बदल जाएगा। इसका सीधा फायदा अगले लोकसभा चुनाव में मोदी को होगा। आपला राष्ट्रीय पक्ष आता राज्याचा पक्ष झालाय, राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। मी तुम्हाला सांगतो, हे जे काही तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने मी केलंय, नेत्यांच्या मदतीने केलंय, त्यामध्ये 2024ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे, तो आकडा कुठल्याही परिस्थितीत पुढे घेऊन आम्ही जाणारच। मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र सगळं पिंजून काढू, पायाला भिंगरी बांधल्यासारखं फिरू। माझी अजूनही माझ्या दैवताला विनंती आहे, आमच्या वरिष्ठांना विनंती आहे की अजून पण आशीर्वाद त्या ठिकाणी पांडुरंगाने आम्हाला द्यावा। विठ्ठला बंद कमरे में विपक्ष की बात, मुलाकात का एक राउंड पटना में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत ने जैसे ही करवट बदली, बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की राउंड 2 की बैठक की तारीख ही आगे बढ़ गई। यानी मोदी विरोधी मोर्चे का अलायंस बनने से पहले ही सस्पेंस पैदा हो गया है। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल देश को तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है। बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हो रही है, विधायकों को खरीद करके सरकार बनाते हैं। अभी चुनाव आ रहा, सामने चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि नीतीश जी के आवास पर, उनके पहल पर देश भर के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे। 17 पार्टी उपस्थित हुई थी, मैं भी था। और फिर अभी बंगलुरु में हम लोग जुट रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। देखिए, लंबा लंबा डींग हाँकने में कुछ लगता नहीं है। जो लालू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, जब उनकी किडनी खराब नहीं थी, तब तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाए, बल्कि खुद ही उखड़ गए, 0 पर आउट हो गए। आज लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक भी मेंबर है क्या? तो जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, वो बीजेपी को चुनौती दे रहा है। तो देखिए, लालू यादव की पुरानी आदत है खूब बढ़ चढ़ कर बोलना, डींग हाँकना, ये उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे उनको तो हम लोगों ने 22 पर पहुंचा दिया था बिहार के अंदर। 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी 115 से घटकर 115 नहीं 150 से घटकर 22 पर पहुंच गई थी, और तो 0 पर है। तो जिस पार्टी का 0 लोकसभा का मेंबर हो, उसकी बात का क्या महत्व, उसके बात का क्या वैल्यू है? जबकि मोदी अभी से प्री पोल अलायंस का प्लान रेडी करके बैठ चुके हैं, पुराने पार्टनर्स को अपने पाले में कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र से अजीत पवार के साथ अलायंस की जो शुरुआत हुई है, वो 2024 तक नए पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ने वाली है। इसका हिंट खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का
भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। 24 में मोदी की वापसी के लिए यह प्री पोल अलायंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 14 में बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 336। इसी तरह 19 में बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को मिलाकर यह टैली 352 तक पहुंच गई। बीजेपी की अपनी टैली है जिसके मुताबिक 2024 में कम से कम 375 सीटों पर जीत मिलनी चाहिए और राहुल की पार्टी की सीटें 150 से कम होनी चाहिए। इसीलिए मोदी जो प्रीपोल अलायंस बना रहे हैं वो 400 के हिसाब से बना रहे हैं। सवाल है कि इस अलायंस में मोदी के नए पार्टनर्स कौन कौन होंगे। पहले इसका जवाब सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है और इसकी वजह है जालंधर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 34% वोट शेयर से जीत हासिल की, जबकि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को 17.9% और बीजेपी के कैंडिडेट को 15.2% वोट मिले। अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो यह आम आदमी पार्टी को मिले वोट शेयर जितना हो जाता है। 2024 में बीजेपी इसी कैलकुलेशन को अपने पाले में करना चाहती है और शिरोमणि अकाली दल भी एनडीए में वापस आना चाहती है। सुनील जाखड़ को पंजाब में बीजेपी का चीफ बनाए जाने के बाद ये साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। बड़ी संभावनाएं भी हैं इसी चुनौती के अंदर छिपी हुई, तो उस पे सारे मिलजुल के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। पंजाब में आप बीजेपी का किस तरह से फ्यूचर देखते हैं और आगे किस तरह से आप लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? फ्यूचर ही है साहब आज के दिन, क्योंकि अब से पहले गठबंधन की सीमाओं के अंदर बंधित थी पार्टी। 23 सीटों पे इलेक्शन लड़ते थे। अकाली दल, क्योंकि स्वर्गीय बादल साहब का व्यक्तित्व और उनके जो संबंध पुराने नेतृत्व से रहे, चाहे वाजपेयी साहब थे, अडवाणी साहब थे या मोदी साहब थे, उनके चलते हुए जिम्मेवारी उनके कंधों पे एक बड़े भाई के तौर पे उनको माना गया और उसके चलते गाँव में या बहुत सारे हलकों में बीजेपी का अस्तित्व भी नहीं था, उन्हीं के भरोसे चल रहा था। और जब ये गठबंधन टूटा तो उसके बाद में मैं समझता हूँ ये सारी की सारी जो 117 सीटें अब सामने हैं 23 से बढ़ के, तो वो संभावनाएं मानता हूँ मैं, चुनौती नहीं मानता, इसे अपॉर्चुनिटी। और मुझे इस बात के लिए विश्वास है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी कर्मठशीलता से, अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है उसके लिए जाना जाता है और वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप निष्ठा से काम करेंगे तो चुनौतियां अवसर में बदलते हुए समय नहीं लगता। अब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? अभी अलायंस होने का किसी के साथ कोई संभावना हो लगे? देखिए अभी तो गर्भ बसाने लगे हैं साहब, आज ही अपनी बात करेंगे। वो विसाखियों के सारे बहुत चल लिए, आज जब मौका है तो हम अपने दम पे काम करेंगे। क्या होगा भविष्य में क्या है ये फैसले ऊपर हाईकमांड ने फैसला करना है, यहाँ का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इसके अलावा कुछ और समीकरण बिठाए जा रहे हैं। दक्षिणी राज्यों पर बीजेपी का फोकस बहुत ज्यादा है, इसीलिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू से बात शुरू हो गई है। नायडू हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले हैं और पिछले महीने ही उनकी मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई है। टीडीपी ने 2018 में एनडीए को छोड़ा था, मगर 24 के लिए यह अलायंस राइट ट्रैक पर है। एक दूसरा नाम जनसेना के पवन कल्याण का भी है, बात उधर भी हो रही है। बीजेपी अभी कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही है क्योंकि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से अपना इक्वेशन खराब नहीं करना चाहती। और टाइमिंग देखिए, बुधवार को ही दिल्ली में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलने पहुंचे। इस समीकरण को ऐसे समझिए कि लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 9 सांसद हैं और अगर ये एनडीए से जुड़ गया तो मोदी की ताकत बढ़ जाएगी। वाईएसआर से मीटिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि अलायंस पर अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। 2 लेवल पर बात चल रही है, न्यूट्रल रहें, इधर उधर न करें। इस अलायंस में पेंच इसलिए फंसता दिख रहा है क्योंकि आंध्र में 15 से 20% ईसाई आबादी है और जगन मोहन पर आरोप लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करके दूसरे शेड्यूल कास्ट को दबाते हैं। दूसरी तरफ एक और समीकरण जेडीएस के साथ भी बैठता दिख रहा है। बीजेपी और जेडीएस का प्री पोल अलायंस भी हो सकता है। जेडीएस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहती थी, लेकिन तब स्ट्रैटेजिक मूव की वजह से बीजेपी ने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीएस के साथ पार्टनरशिप कर सकती है।
हाल फिलहाल में पूर्व पीएम और जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा ने भी 24 में बीजेपी के साथ संभावित अलायंस को लेकर कई बार हिंट दिए हैं। खुद कुमारस्वामी कह चुके हैं कि ये प्री पोल अलायंस इस साल के अंत तक या 24 के शुरुआत में कंफर्म हो सकता है। महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक जैसे जैसे मोदी की प्री पोल अलायंस की संभावना बढ़ रही है, एनडीए में पुराने पार्टनर्स की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। विपक्षी खेमे की धड़कन बढ़ती जा रही है। जहां तक 24 का सवाल है, जिस तरह का माहौल देश का है और खासकर उत्तर प्रदेश का, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है और नौजवान निराश हो गया है। इस बार इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और देश से भी 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की पुलिस, सीओ साहब, एडिशनल पुलिस कप्तान, जिलाधिकारी, ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाजें उठी हैं। जहां कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमजोर हो जाती है, तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। ये गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि रीजनल पार्टियां हर जगह बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, हर मुकाबला कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस है, सभी दल साथ बैठ रहे हैं, रीजनल पार्टियों का साथ कांग्रेस भी देगी और जहां पर रीजनल पार्टियों को जरूरत पड़ेगी वहां साथ भी लेंगे। भाई, उसमें जो फार्मूला होगा, क्योंकि अभी तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन उस बैठक में जो भी फार्मूला आएगा, मैं समझता हूँ सब मानेंगे। लेकिन विरोधियों की परवाह किए बगैर मोदी मिशन मोड पर अलायंस वाला प्लान भी एक्टिवेट कर चुके हैं और चुनावी अभियान भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। 36 घंटों में मोदी 24 का पूरा समीकरण बदलने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।